वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग डायरी सीक्रेट्स। अभी इंडियन स्टॉक मार्केट गिर रही है, यानी बाज़ार गिर रहा है। और जब बाज़ार गिर रहा होता है तो स्वाभाविक एक ही प्रश्न आता है कि क्यों और कितना। प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हर चीज़ रिलेवेंट होने वाली है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि बाज़ार गिरता और चलता कैसे है। अगर बाज़ार के संदर्भ में हम निफ्टी 50 को एक बेंचमार्क माने तो निफ्टी 50 में अपनी कोई बाइंग या सेलिंग नहीं होती है, यानी निफ्टी में डायरेक्ट बाइंग और सेलिंग नहीं है एज ए इंडेक्स। फिर निफ्टी 50 ऊपर या नीचे कैसे जाता है, क्योंकि अक्सर हमें ये सुनने में आता है कि निफ्टी 50 इतने पॉइंट से ऊपर चली गई या नीचे चली गई। एक्चुअल में निफ्टी 50 में 50 कंपनियों के शेयर्स होते हैं जो निफ्टी को ऊपर या नीचे लेकर जाते हैं। हर कंपनी के शेयर का अपना एक मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उतना उनका वेटेज होता है। जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना बड़ा उसका मार्केट कैप होगा और उतना ही ज़्यादा उसका वेटेज होगा। जो टॉप 10 कंपनियां निफ्टी 50 के अंदर में हैं जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है वो इस प्रकार है। HDFC बैंक सबसे ज़्यादा 11.34%, उसके बाद सेकेंड पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 8.64%, थर्ड ICICI बैंक 7.74%, फोर्थ इन्फोसिस 5.824%, फिफ्थ पे ITC 4.16%, सिक्स पे एयरटेल 4.16%, 7 TCS 3.76%, 8 पे L&T 3.73%, 9 पे एक्सिस बैंक 3.03% और 10वें नंबर पर SBI 2.62%। ये डेटा मैंने NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, आप इसे गूगल भी कर सकते हैं। अगर मैं निफ्टी 50 को एक रथ मानूँ, एक व्हीकल मानूँ, तो उसमें 50 घोड़े हैं और ये 10 निफ्टी 50 के सबसे मजबूत घोड़े हैं जिनका कंबाइंड वेटेज, यानी अगर मैं इन 10 कंपनियों के वेटेज को ऐड करूं, जोड़ूं, तो 50% से ज़्यादा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये 10 कंपनियां मार्केट के डायरेक्शंस को डिसाइड कर सकती हैं ऊपर या नीचे की तरफ, क्योंकि इनका अपना कंबाइंड वेटेज ही 50% से ज़्यादा है। अगर ये 10 कंपनियां ऊपर जा रही होती है तो ये निफ्टी पर प्रेशर डालती है अपने वेटेज के अकॉर्डिंग ऊपर जाने के लिए, या ये 10 कंपनियां नीचे जा रही होती है तो निफ्टी पे प्रेशर डालती है नीचे की तरफ डालने के लिए। अब हम अपने मेन क्वेश्चंस पे आते हैं कि बाज़ार अभी गिर क्यों रहा है। एक्चुअली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी विदेशी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का 65% पैसा है वो निफ्टी 50 इंडेक्स के स्टॉक्स में लगा हुआ है, यानी 2/3, लगभग 2/3। और इनमें से भी जो टॉप पैसा जहां उनकी शेयर होल्डिंग ज़्यादा है वो इस प्रकार है। HDFC बैंक्स में उनकी होल्डिंग 48% है, एक्सिस बैंक में 52%, ICICI बैंक में 46%, इन्फोसिस में 33%, कोटक बैंक में 33% और TCS में 12%। ये डेटा आप किसी भी स्टॉक्स के फिनेंशियल्स में जाके शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके डाउनलोड करते हैं। चूँकि मैं जीरोधा में ट्रेड करता हूँ तो ये डेटा मैंने जीरोधा से लिया है, जहाँ फिनेंशियल्स के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न आती है और शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर प्रमोटर्स, FII, DII, रिटेल और अदर्स का डेटा आप आराम से देख सकते हैं, ये अवेलेबल है। तो जब भी FII का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो निफ्टी 50 की कंपनीज़ में बढ़ेगा, यानी जब बाइंग होती है तो ये इंडेक्स को ऊपर लेके चला जाता है और स्टॉक्स को भी, और जब सेलिंग होती है तो ये इंडेक्स और स्टॉक्स को नीचे की ओर लेके आता है। अब सवाल ये है कि FII का पैसा इंडेक्स में ही क्यों है, निफ्टी 50 के टॉप 50 कंपनीज़ में ही 65% क्यों है। तो FII का पैसा जिस कंट्री से आता है वहाँ इन्फ्लेशन काफ़ी लो होता है और वहाँ रेट ऑफ बोरोइंग भी काफ़ी कम है। तो अगर आप एज्यूम करें कि अगर मुझे कोई पैसा 2-3% पर मिल रहा है बाज़ार से और कहीं मुझे 10-15% रिटर्न मिल जाए तो वहाँ मैं इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि निफ्टी 50 की जो लार्ज कंपनियाँ हैं वो लार्ज कैप में 10 से 15% की ईयरली मूवमेंट होती है और ये काफ़ी सेफ हेवन माना जाता है। तो चूँकि वहाँ रेट ऑफ बोरोइंग कम है, इन्फ्लेशन रेट कम है
और निफ्टी 50 की टॉप कंपनीज़ में लार्ज कैप में जो उनको जो रेट ऑफ रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है वो 15% ही है और रेट ऑफ बॉरोइंग कम है, तो वो लार्ज कैप में सेफली इन्वेस्ट करके और उसमें से अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। इसलिए उनका इन्वेस्टमेंट जो है लार्ज कैप फंड्स में और लार्ज कैप स्टॉक्स में निफ्टी 50 की टॉप कंपनीज़ में ज़्यादा आता है। अब जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा है डीआईआई का, वो जो म्यूचुअल फंड की तरफ से जाता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स में जाता है और दूसरे जो है ईपीएफ का पैसा है वो जाता है, तो उसमें हम फ़ंड चूज करते हैं कि हमें स्मॉल कैप चाहिए, मिड कैप चाहिए या लार्ज कैप चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन ही 6-7% है, रेट ऑफ बॉरोइंग भी ज़्यादा है, तो हमारे रेट ऑफ रिटर्न का एक्सपेक्टेशन भी 20% से ज़्यादा का हमें एक्सपेक्ट होता है। और मिड कैप और स्मॉल कैप्स में चूँकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है और वहाँ रेट ऑफ रिटर्न ऊपर या नीचे की तरफ बनाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए डीआईआई का जो पैसा होता है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी लगता है। तो इसलिए अभी चूँकि एवरी मंथ हम लोग म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लेकिन वो एफआईआई के पैसे को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एफआईआई की सेलिंग जो है लार्ज कैप में ज़्यादा हो रही है, जबकि डीआईआई की इन्वेस्टमेंट मिड कैप और स्मॉल कैप में भी है। अब गिरावट में सवाल ये है कि अब कितना गिरेगा और कहाँ तक जाके अब ये रुक जाएगा। तो जब एफआईआई की सेलिंग होती है लार्ज कैप स्टॉक्स में, तो लार्ज कैप स्टॉक्स का वैल्यूएशन धीरे धीरे नीचे चला जाता है, यानी ये स्टॉक सस्ता मिलने लगता है। तो जब इसका एक फेयर वैल्यू पे जब कोई किसी कंपनी का स्टॉक्स पहुंच जाता है और तो वहाँ से रेट ऑफ रिटर्न बनाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। यानी जो शेयर 100 पे था अभी अगर 80 पे आ जाए तो रेट ऑफ रिटर्न जो 80 से फिर अगर वो 100 जाएगा तो रेट ऑफ रिटर्न 20% 25% जब बनाने के चांसेस बनेंगे, तो वहाँ वापस से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा भी और एफआईआई का पैसा भी वापस से उन्हीं लार्ज कैप स्टॉक्स में वापस आता है और फिर ये इंडेक्स को ऊपर लेके जाते हैं और फिर ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा हो जाता है और फिर सब कुछ पहले के जैसा चलने लगता है। क्योंकि ऐसा है नहीं कि पैसा मार्केट में है नहीं, मार्केट में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के थ्रू और ईपीएफ का पैसा मार्केट में आ रहा है। तो जैसे ही वैल्यूएशंस थोड़ी अच्छी हो जाती है तो वापस से इन सभी फंड्स का पैसा वापस से बाइंग आके ये इंडेक्स को और ओवरऑल स्टॉक्स मार्केट को ऊपर लेके चले जाते हैं। अब फेयर वैल्यूएशंस कहाँ पे आएगी, एक क्वेश्चन तो फिर ये भी आएगा ना कि कितनी वैल्यूएशंस पे जाके मार्केट फेयर वैल्यूएशंस पर आ जाएगा। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और जितना मैंने मार्केट को ऑब्जर्व किया है, अगर लार्ज कैप स्टॉक्स में अपने टॉप लेवल से 20% का करेक्शंस पे अगर वो स्टॉक्स अभी ट्रेड कर रहा है और निफ्टी 50 के ज़्यादातर स्टॉक्स अगर 20% से करेक्ट हो जाए तो मार्केट बॉटम आउट हो जाता है। क्योंकि फिर वहाँ से जब वो वापस चलना शुरू करेगा तो फिर रेट ऑफ रिटर्न तो 20% एक ईयर के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो अगर वो अपने टॉप से 20% करेक्शन हो जाए, 15 to 20% भी अगर करेक्शन हो जाए, तो वापस से एफआईआई की बाइंग और डीआईआई की बाइंग उन्हीं लार्ज कैप स्टॉक्स में शुरू हो जाती है और वहाँ मार्केट अपना एक बॉटम फॉर्मेशन कर देता है, उससे नीचे नहीं जाता है और फिर मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा होता है और फिर वो पहले की तरह हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनाना शुरू करता है। तो जब भी मार्केट करेक्ट हो गिरावट में, आप देखे जाके कि निफ्टी की कंपनियों का जो टॉप कंपनीज़ हैं उनका वैल्यूएशन जो है वो टॉप लेवल से 20% करेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। जब आप बाइंग करेंगे वहाँ से तो क्या ये ईयर में 20% करेक्ट हो गए हैं, तो वहाँ से आपको रेट ऑफ रिटर्न वापस से वो 20% जा सकता है या नहीं जा सकता है। अगर आपको लगे कि हाँ ये 20% करेक्ट होता है तो करेक्शंस में वैल्यूएशंस और घबराना नहीं चाहिए। 20% करेक्शंस के बाद 25% करेक्शंस के बाद मार्केट की वैल्यूएशंस काफ़ी फेयर हो जाती है और वहीं पे हमारा एक इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है।
तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है। एक मार्केट का साइकिल होता है जहाँ जब वैल्यूएशन ऊपर चली जाती है तो सेलिंग होती है और नीचे आती है तो फिर बाइंग शुरू होती है। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दे और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए।